हेलो स्टूडेंट्स, इनकी मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि रिलेट करता है सीआरपीसी के ही सेक्शन 61 से लेकर 69 तक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सम्मन के बारे में। भाई बहुत सिंपल टर्म्स में हम इसको समझेंगे। यहाँ पे सम्मन्स को, सम्मन जब किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, कोर्ट की तरफ से जब सम्मन जारी किया गया है, इसका पर्पस क्या है कि वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हो। सम्मन किसी एक्यूज पर्सन को दिया गया है, वो कोर्ट में हाजिरी लगाए। इस सम्मन को फॉर्मेट क्या है, किस तरह से सम्मन जारी किया जाएगा। यह सम्मन क्या किसी गवर्नमेंट सर्विस वाले करने वाले व्यक्ति को किस तरह से तामील किया जाएगा। सम्मन की तालीम किसी व्यक्ति पर किस तरह से की जाएगी। किसी कॉरपोरेशन पे सम्मन की तालीम करनी होगी, तब उसका फॉर्मेट क्या होगा जिस व्यक्ति पर सम्मन की तामील की जानी है वो व्यक्ति प्रेजेंट ही ना हो वहाँ पर। कई कोशिश करके देख ली गई लेकिन वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, तब सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। इन्हीं सब के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। हम आज यहाँ पर सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक सीआरपीसी के तहत सम्मन के बारे में बात करने जा रही हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि जब सम्मन जारी किया जाता है, सम्मन कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होगा जो कि सेक्शन 61 में बताया गया है। उसका फॉर्मेट यह होगा कि सम्मन लिखित रूप में होते हैं, यह डुप्लीकेट कॉपी होती है और इस पर जो उस प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं उस कोर्ट के, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। या तो उस कोर्ट के प्रेसिडिंग ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे या फिर सच अदर ऑफिसर एज हाई कोर्ट में फ्रॉम टू टाइम, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा तय करे गए किसी अधिकारी के द्वारा उस सम्मन के ऊपर साइन किए जाएंगे। और एक बात याद रखना, उस सम्मन पर कोर्ट की सील, कोर्ट की मोहर लगी होनी बहुत ज़रूरी है। एक तरह से आप कह सकते हैं सम्मन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या उसके पार्टिकुलर्स होते हैं, तो वो हमें सेक्शन 61 में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सेक्शन 62 की। सम्मन की तामील करवाई जानी है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो भाई सम्मन की तामील पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाई जाएगी। या फिर इस संबंध में हो सकता है सम्मन की तामील किसी भी जो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, जिस कोर्ट ने उसको जारी करा है सम्मन को, उनके बाय एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, जिस कोर्ट ने उसे इशू करा है वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, या फिर किसी भी अन्य पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उस सम्मन की तामील भी करवाई जा सकती है। द सम्मन शैल, और अगर प्रैक्टिकल हो सके, अगर ऐसा बन सके तो कोशिश ये की जाएगी कि सम्मन की जो तामील है वो पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर तामील करवाई जाएगी। सम्मन कितने होते हैं, सम्मन डुप्लीकेट कॉपी में बनाया गया होता है, एक कॉपी उस व्यक्ति को जिसके नाम पर सम्मन निकाला गया है उसको दी जाएगी। और जब उसको सम्मन की तामील करवाई जा रही है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके नाम पर सम्मन निकाला गया है, अगर सर्विसिंग ऑफिसर जो सम्मन की तामील करवा रहे हैं, अगर उनको रिक्वायर्ड होता है, अगर उनको सही लगता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर वो सम्मन की तामील करवा रहे हैं वो उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि जो इसकी एक अन्य जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके बैक पर, वहाँ पर वह अपनी साइन कर दे, ताकि वो एक तरह से उसका एक्नॉलेजमेंट के रूप में माना जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा सम्मन को स्वीकार कर लिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने शुरू में भी कहा था कि सम्मन क्या किस कॉर्पोरेट बॉडीज़ को भी सम्मन जो है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ को या सोसाइटी वगैरह को भी सम्मन दिए जाएंगे, तो उनकी तामील कैसे की जाएगी, तो इसके बारे में सेक्शन 63 में बताया गया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉरपोरेशन का मतलब यहाँ पे क्या माना गया है इसमें। तो कॉरपोरेशन का मतलब इन कॉरपोरेट कंपनी या फिर अदर बॉडी कॉरपोरेट से माना गया है, और इसमें इंक्लूड करा गया है ऐसी सोसाइटी को जिनका रजिस्टर्ड हो चुका है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आ गया पहले कि कॉरपोरेशन का मतलब क्या है, जिनके ऊपर सम्मन की तामील करने की बात यहाँ पर सेक्शन 63 कर रहा है। अगर किसी कॉरपोरेशन के ऊपर सम्मन की तामील की जानी है तो वहाँ का जो सेक्रेटरी होंगे, वहाँ के जो लोकल मैनेजर हैं, या फिर कोई भी अन्य प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी उस कॉरपोरेशन का होगा, उनको सम्मन की तामील करवाई जा सकती है। या फिर अगर सही लगेगा तो जो उस कॉरपोरेशन का चीफ ऑफिसर होगा उसके एड्रेस पर भी रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सम्मन की तामील करवाई जा सकती है इस संबंध में। अब हम बात करेंगे, अगर जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन निकाला गया है
वो व्यक्ति बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तब सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 64। जब जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन निकाला गया है वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, ड्यू डिलीजेंसी, काफ़ी कोशिश कर ली गई है, अच्छी तरह से कोशिश करी गई थी, उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तब क्या किया जाएगा? तब ऐसे में ये किया जाएगा कि उस व्यक्ति के घर का जो एडल्ट मेल पर्सन होगा, उस व्यक्ति के घर का जिसके नाम पर सम्मन निकला है वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके यहाँ पर जो उसके घर का एडल्ट मेल मेंबर होगा, उसकी फैमिली का जो उसके साथ में ही रह रहा होगा, उसको फिर सम्मन की तामील कर दी जाएगी। और अगर सम्मन की तामील करने वाले सर्विसिंग ऑफिसर को सही लगता है तो यहाँ पर वो उस व्यक्ति के उस सम्मन की डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर उस व्यक्ति के सिग्नेचर प्राप्त कर लेगी एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ सम्मन उसको जा चुका है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेंबर ऑफ फैमिली के रूप में यहाँ पर सर्वेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें। वहीं पर धारा 65 यहाँ पर क्या बताती है वो समझना। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर धारा 65 यहाँ पर यह बता रही है कि अगर यह पता चलता है इस संबंध में कि जो सम्मन की तामील है वो धारा 62, धारा 63 और धारा 64 के अंतर्गत जो तरीके बताए गए हैं उन तरीकों से भी सम्मन की तामील नहीं हो पाई है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली गई है, ड्यू डिलीजेंसी काम किया गया है, उसके बाद भी सम्मन की तामील धारा 62, धारा 63 और धारा 64 के अंतर्गत नहीं हो पाई है। अब सर्विसिंग ऑफिसर क्या करेगा सम्मन की तामील करने के लिए? धारा 65 इसके बारे में बात करती है। अब सर्विसिंग ऑफिसर यहाँ पर ये काम करेगा कि जिस व्यक्ति के नाम का सम्मन निकला है उस व्यक्ति का जो घर होगा या फिर जो उसकी होम स्ट्रीट होगी वहाँ पर जाकर ऐसी जगह पर उस सम्मन को वो एफिक्स कर देगा, लगा देगा, ऐसी जगह पर जो कि आसानी से दिखाई दे सकती होगी वहाँ पर। और यहाँ पर हाँ ये मैंने बता दिया ना, उसके जो घर होगा जहाँ पे वो रह रहा होगा व्यक्ति सामान्य तौर पर, जिस घर में वो व्यक्ति सामान्य तौर पर निवास करता होगा वहाँ पर उसके होम स्ट्रीट पर जो भी उसका एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर आसानी से दिखाई जा सकती होगी वो जगह, उस जगह पर जाकर फिर सर्विसिंग ऑफिसर क्या करेगा उस सम्मन को एफिक्स कर देगा, लगा देगा। और इस संबंध में इंक्वायरी करने के बाद में अगर कोर्ट को सही लगता है, इस संबंध में इंक्वायरी करने के बाद में अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन कर सकती है कि हाँ यह माना जाएगा कि इस तरह से सम्मन जो है सही तरीके से तामील हो चुका है। या फिर अगर कोर्ट चाहेगी तो इस संबंध में एक नया सर्विसिंग करने का, एक नया फिर से सम्मन को तामील करने का फ्रेश ऑर्डर जो है वो कोर्ट यहाँ पर दे सकती होंगी। अब हम बात करेंगे अगर सम्मन की जो तामील की जानी है वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पर की जानी है तो कैसे की जाएगी। यह सेक्शन भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट कौन से सेक्शन में है? सीआरपीसी के सेक्शन 66 डील करता है। अगर सम्मन जिस व्यक्ति के लिए निकाला गया है वो कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट में लगा हुआ है, तब उसको सम्मन की तालीम कैसे की जाएगी? तब यहाँ पर इस संबंध में क्या किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा सम्मन किसको भेजा जाएगा? जो डिपार्टमेंट के तहत जिस व्यक्ति के अंडर में वो व्यक्ति काम कर रहा होगा उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे उनको वहाँ पर सम्मन भेजा जाएगा। और फिर जो उसके हेड होंगे वो सम्मन की तामील इस संबंध में धारा 62 के अनुसार इस संबंध में उस पर करवाएंगे। शैल रिटर्न इट टू कोर्ट अंडर। और हाँ एक कोशिश और एक काम और किया जाएगा इस संबंध में कि जो सम्मन गया था उस पर सिग्नेचर करवा लिए जाएंगे उस व्यक्ति के, ताकि ये माना जाएगा इस संबंध में कि सम्मन उनको तामील हो चुका है। ये अपने आप में इस बात का क्या होगा, ये अपने आप में इस बात का एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा। वेयर द पर्सन सम्मन इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट द कोर्ट इशू द सम्मन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस in which such person is employed and such head shall thereupon cause the summon to be served in the manner provided by section 2 and 62 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section. Such signature shall be evidence of due service. अब अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, जिस व्यक्ति के लिए सम्मन जारी करा गया है वो व्यक्ति उस जगह पे नहीं रहता है जिस जगह की कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी कराया गया है, बल्कि वो कहीं बाहर निवास करता है। तब ऐसे में उस व्यक्ति पर सम्मन की तामील कैसे करवाई जाएगी? तो
जब कोर्ट को लगता है कि जिस व्यक्ति पर सम्मन जारी करा गया है वो व्यक्ति क्या है, वो उस जगह पे नहीं रहता बल्कि उस लोकल जुडिक्शन के बाहर निवास करता है, तब यहाँ पर जिस जगह पर वो व्यक्ति है, जिस जगह पे वो व्यक्ति सामान्य तौर पर है, उस जगह के जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको सम्मन की डुप्लीकेट कॉपी, उनको सम्मन जो है भेजा जाएगा इस संबंध में। जिस जगह पर वो व्यक्ति जिसके नाम पर सम्मन निकाला गया है निवास कर रहा है, जिस लोकल जुडिक्शन के अंतर्गत, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको सम्मन फिर इस संबंध में भेजा जाएगा। अब एक बात यहाँ पर धारा 68 के अंतर्गत याद रखना, जब सम्मन की तामील कहाँ करी गई है, जब सम्मन की तामील उस लोकल जुडिक्शन के कोर्ट के बाहर की गई है, और मैं क्या समझा रही हूँ समझ लो, जब सम्मन की तामील कहाँ करी गई है, जब सम्मन की तामील लोकल जुडिक्शन के बाहर करी गई है, और जिस दिन केस की सुनवाई होनी है उस दिन वहाँ पर, उस दिन जो केस की सुनवाई होनी है उस दिन वहाँ पर सम्मन का जो ऑफिसर है जिसने सम्मन की तामील करी है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर उसकी तरफ से एक एफिडेविट यहाँ पे लगाया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और उस एफिडेविट के माध्यम से वो व्यक्ति जो सम्मन अधिकारी है वो ये बता रहा है कि उसकी तरफ से सम्मन को सही तरीके से सर्व करवा दिया गया है। यहाँ पर उसके द्वारा धारा 62 को या धारा 64 जो भी सही लगे उस संबंध में जो मैनर बताए गए थे वो तरीके अपनाते हुए सही तरीके से उसने सम्मन की तामील कर दी है जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन निकाला गया है। तो उसके द्वारा यह दिया गया जो एफिडेविट होगा, शपथ पत्र होगा, वो अपने आप में एविडेंस के रूप में ही माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि उसने जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे बनाए हैं वो अपने आप में करेक्ट हैं, जब तक कि उनको यहाँ पे गलत साबित ना कर दिया जाए। और इस एफिडेविट के साथ में ही वो जो उसका सम्मन का डुप्लीकेट कॉपी होगी वो भी इस एफिडेविट के साथ में यहाँ कोर्ट के सामने सम्मिलित कर दी जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं जब सम्मन यहाँ पर इस संबंध में विटनेस के लिए निकाले गए हैं, तो इस संबंध में एक बात है जो यहाँ पर इंक्लूड करी गई है सेक्शन 69 के अंतर्गत, और जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वही बता रही हूँ इस संबंध में कि जब सम्मन विटनेस को निकाले जा रहे हैं बाई पोस्ट, तो इस संबंध में यहाँ पर एक बात यहाँ पे मेंशन कर दी गई है इसमें कि उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सम्मन भेजे जा सकते हैं। किस जगह पर भेजे जाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सम्मन उस विटनेस को? उस जगह पर जहाँ पर वो सामान्य तौर पर निवास करता होगा, जहाँ पर वो अपना बिजनेस कैरी करता होगा, या जहाँ पर वो अपने स्वयं के लाभ के लिए काम करता होगा, उस जगह पर उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी सम्मन तामील करवाए जा सकते हैं। वहीं पर इस संबंध में एक बात इसमें और ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि विटनेस को सम्मन जा चुके हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर जो विटनेस होगा, विटनेस के द्वारा उस सम्मन के ऊपर सिग्नेचर करा जाएगा जो कि उसका एक्नॉलेजमेंट को बताया जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और भी इसमें बताई गई है कि जिस पोस्टल एम्प्लॉय के माध्यम से वो सम्मन भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस विटनेस को, अगर वो पोस्टल एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर आकर यह बताता है कोर्ट के सामने कि उन्होंने विटनेस को सम्मन दिए थे लेकिन विटनेस ने सम्मन को रिसीव करने से रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है, विटनेस ने सम्मन को रिसीव करने से, लेने से मना कर दिया है इस संबंध में, तो यहाँ पर जो कोर्ट है जिसने इस प्रकार का सम्मन जारी करा है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती हैं कि सम्मन उस पर सही तरीके से सर्व हो चुके हैं। इसमें आप कुछ केस दे सकते हैं जो मैंने इंक्लूड करे हैं, जैसे कि एक केस हुआ था इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केस है। ब्रांच मैनेजर इज अ लोकल मैनेजर एंड इफ ही हैज बीन सर्व्ड द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्टेड ऑन कंपनी इटसेल्फ। ये बात की जा रही है कि जब ब्रांच मैनेजर एक लोकल मैनेजर माना गया है और यदि यह साबित हो जाता है कि उस पर सम्मन की तामील हो गई है तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी को भी सम्मन की तामील हो चुकी है। KM रमेश का केस है, सर्विस ऑफ सम्मन कुड बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इन द केस ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट। सम्मन की जो तामील है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से हो सकती है, लेकिन अगर ये पता चलता है यहाँ पर कि उस व्यक्ति ने जिसके नाम पर सम्मन निकाला गया था, अभी हमने विटनेस वाले केस में पढ़ा था इसमें, कि जिस पर सम्मन निकाला गया था उसकी तरफ से सम्मन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया है, तब जो यहाँ पर पोस्टल अथॉरिटी है जो कि उस सम्मन को देने गई थी वहाँ पर उन्हें, अगर वो यहाँ पर यह लिखकर बताती है, एंडोर्स करती है कि जिस व्यक्ति के नाम सम्मन निकाला गया था उसने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करा है सम्मन को, उस व्यक्ति ने सम्मन को रिसीव करने से मना कर दिया है, तब अब यहाँ पर इसको यह माना जाएगा कि सम्मन की तामील वैलिड रूप से ही करी गई है।